अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मेरा सलाम कबूल कीजिए दिल से। मेरी आप लोगों से एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले जो है वो मेरा बेल आइकॉन दबाएं, उसको प्रेस करें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसमें आने वाली आपको वीडियोस तमाम मिलती रहें। अगर आप सिविल जज के पेपर देना चाहते हैं, एडीपीपी के पेपर देना चाहते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल के पेपर देना चाहते हैं, इंस्पेक्टर लीगल के पेपर देना चाहते हैं, इंस्पेक्टर लीगल एंटी करप्शन, असिस्टेंट डायरेक्टर जो है एंटी करप्शन के पेपर्स देना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरा चैनल जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बाकी लेक्चर्स भी सुनेंगे। आप जो है वो दोस्तों तक भी इसको शेयर करना है और दोस्तों तक शेयर करेंगे। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, वो लोग भी आपको दुआएं देंगे। ये एक सदका जारिया के तौर पे चैनल जो मैंने बनाया है ताकि आप सब लोग जो है मुझे अच्छे अल्फाज में जाने के बाद भी याद करें। और शायद ये चैनल जो है वो हम सब के मरने के बाद जो है वो हम सबको के लिए ख़ास तौर पर मेरे लिए शायद ये बायस निजात बने, क्योंकि गुनाहगार सा इंसान हूँ। शायद यही एक छोटी सी काविश अल्लाह ताला की ज़ात को जो है वो पसंद आ जाए। तो आज का जो टॉपिक है मेरा आप लोगों के साथ, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही वाइड टॉपिक है। ये कभी ना ख़त्म होने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक को बंदा सीखता ही रहता है। ख़ास तौर पर वो लॉयर जो सिविल लॉ का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रेलेवेंट मैटर्स को, दीवानी मुकदमात को डील करते हैं, उनके लिए तो यही सेक्शन जो है वो 50% प्रैक्टिस है। तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मेरे बाकी लेक्चर जो है वो सेक्शंस के जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप लोग जो है वो उनको सुन सकते हैं। सजेशंस देना चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा पेज मौजूद है, उसको जो है वो मेरा तैयब अज़हर एडवोकेट, मोहम्मद तैयब अज़हर एडवोकेट के नाम से आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर वो लिखेंगे आपको व्हाट्सएप भी मिल जाएगा, फेसबुक भी मिल जाएगी। तो बात करते हैं जी, मैंने कह दिया कि 50% प्रैक्टिस ही ये एक सेक्शन है जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो चलें शुरू करते हैं। सिविल केसेस में ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर एक पार्टी का कब्ज़ा होता है। जिस पार्टी का आप प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा होता है वो पार्टी जो है वो ये चाह रही होती है कि उसको डेट्स मिलें, वो लिटिगेशन को प्रलोंग करे, वो लिटिगेशन में डेट्स लेके दूसरी पार्टी को तंग करे और बेनिफिट्स भी ले उस प्रॉपर्टी से, पोजेशन भी इंजॉय करे और जितना इंजॉय कर सकती है उसको करे, और दूसरी पार्टी को कोर्ट्स में आने का मज़ा छिकाए और जलील करे। और इस सिलसिला से हवाले से लॉयर्स भी बड़े फेमस हैं। वो फीस ही इस चीज़ की लेते हैं कि केस तो शायद उन्होंने हार ही जाना। पार्टीज़ को भी पता होता है कि ये केस हमने जीतने के लिए कंटेस्ट ही नहीं कर रहे, हम फीस इस चीज़ की वकील साहब को देनी कि दूसरी पार्टी को जलील करके रख दें, 20 से 25 साल उनके ज़ाया हों कोर्ट्स में। तो कब कब जो है वो ये एक सेक्शन 42 चले, मैं आपको बता ही देता हूँ कि हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो कब कब ये दावा हो सकता है, पहले इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगा, प्रैक्टिस के हवाले से भी बताऊँगा। डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन, सबसे पहला वर्ड है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब है ये सेक्शन जो है वो सारे का सारा अदालत की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अदालत जो है वो जो फ़ैसला देना चाहेगी सरकमस्टांसिस को देखते हुए वो दे देगी। ठीक है जी, ये सारे का सारा सेक्शन जो है, सारे का सारा डेक्लेरेशन जो है वो आपका कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, जज साहब की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। एज टू डेक्लेरेशन ऑफ स्टेटस आर राइट, कि वो डिक्लेयर कर दें कि राइट किसका है, स्टेटस किसका है उस चीज़ के बारे में। चलें जी। एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर, कोई भी बंदा जो किसी चीज़ का मुस्तहिक हो, आर राइट टू एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के बारे में सॉरी किसी प्रॉपर्टी पे उसका राइट बनता हो, हक बनता हो, मे इंस्टीट्यूट अ सूट, वो ये दावा कर सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन। किसके अगेंस्ट? डिनाइंग, जहाँ पे मेरा राइट बनता है और कोई बंदा उसको डिनाई कर रहा है, तो जो बंदा डिनाई कर रहा है मैं उसके अगेंस्ट दावा करूँगा, उसको डेक्लरेटरी सूट या दावा इस्तकरार हक जो है वो बोला जाता है। सिविल का काम जो करते हैं लॉयर्स, उनके जहन में ये बात आ गई होगी दावा इस्तकरार हक से, कि कितने दावे जो हैं वो फैमिली जो कोर्ट्स में डेक्लरेशन से रिलेटेड हैं।
इंटरेस्टेड टू डिनाई, कौन किस किस के अगेंस्ट दावा होगा? डिनाइंग आर इंटरेस्टेड टू डिनाई, जो राइट को डिनाई कर रहा है या इंटरेस्टेड है कि डिनाई करेगा हिज टाइटल, मेरे टाइटल को जो मैं दावा करने जा रहा हूँ, टू सच करेक्टर आर राइट, एंड द कोर्ट मे, एंड द कोर्ट मे, अगर कोर्ट चाहेगी तो करेगी, बाइंडिंग नहीं है कोर्ट पे, एंड द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन मेक देयर इन अ डेक्लरेशन, अगर कोर्ट चाहेगी तो वो एक डेक्लरेशन जो है वो इशू कर देगी, डैट ही इज़ सो इंटाइटल, कि ये बंदा जो मेरे पास आया दावा करने की ये इस चीज़ का मुस्तहिक है, ये चीज़ इसको मिल जानी चाहिए। एंड प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, जो भी मांगना है, अगर आपने दावा इस्तकरारी हक करना है, आपने कब्ज़ा लेना है, तो आपने प्रेयर में उसका जिक्र कर देना है। अगर आपने प्रेयर में कब्ज़ा नहीं मांगा तो आप बाद में दावा दायर नहीं कर सकेंगे। एक ही दफ़ा डेक्लेरेशन में जो कुछ मांगना है आपने साथ ही मांग लेना है। इस पर बेशुमार साइटेशन मौजूद हैं। बार टू सच डेक्लेरेशन प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डेक्लेरेशन, कोई भी अदालत ऐसी डेक्लेरेशन इशू नहीं करेगी, बीइंग एबल वेयर द प्लेंटिफ शैल मेक एनी सच डेक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ, जहाँ पर प्लेंटिफ जो है बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ, डेट मेयर डेक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट्स डू सो, सिर्फ डेक्लेरेशन जो है उसके उस राइट को जो है वो ख़राब कर देगी, ओमिट कर दे, उसने वो चीज़ मांगी नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे उसको डेक्लेरेशन नहीं मिलेगी, जहाँ पर डेक्लेरेशन अकेली मिलने से उसको वहाँ पे नुकसान हो। जो भी मांग लें डेक्लेरेशन सूट में एक ही दफ़ा मांग लें, ठीक है जी। अच्छा, उम्मीद है कि कुछ जो है वो यहाँ पर समझ आ गई होगी। अब मैं बताता हूँ कि डेक्लेरेटरी सूट जो है वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका मैंने कब्ज़ा लेना है, दावा इस्तकरार हकमा दावा दखलियाबी, ठीक है, या अकेला दावा दखलियाबी भी कर सकते हैं। मेरा राइट बनता है कि मेरे शनाख्ती कार्ड पे मेरे वालिद का नाम जो है वो दुरुस्त लिखा गया हो और मेरा नाम दुरुस्त लिखा गया हो। अगर मेरा नाम गलत है, नादरा वालों के पास जाता हूँ, वो उसकी दुरुस्तगी नहीं कर रहे, मेरे वालिद का नाम मेरे आईडी कार्ड पे गलत है, मेरे वालिद का नाम दुरुस्त नहीं किया जा रहा, मैं दावा इस्तकरार हक दायर करूँगा, ठीक है जी। FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा वाले जारी करते हैं, उसमें मेरा नाम नहीं आ रहा, मेरी एक सिस्टर का नाम नहीं आ रहा, मैं दावा इस्तकरार हक दायर करूँगा। किसी का दादा फौत हो गया, चाचा फौत हो गया, भाई फौत हो गया, उसका नाम जो है नहीं आ रहा है FRC में, तो वो दावा डेक्लेरेटरी सूट जो है वो इस्तकरार हक दावा जो है वो सिविल कोर्ट में दायर किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैट्रिक की सनद पे नाम गलत हो गया, फादर का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, तो वो मेरा राइट है कि मेरा अपना करेक्ट नेम लिखवाऊँ, तो मैं दावा इस्तकरार हक जो है वो दायर करूँगा। ठीक हो गया जी। मेरा पासपोर्ट नहीं बना के दे रहे मेरे डिपार्टमेंट वाले, मैं दावा इस्तकरार हक दायर करूँगा, ठीक है। मेरी वरासती प्रॉपर्टी में से मुझे हिस्सा नहीं दिया जा रहा, मैं दावा इस्तकरार हक दायर करूँगा। मैंने किसी म्यूटेशन को चैलेंज करना है, मैं दावा इस्तकरार हक दायर करूँगा। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी लेनी है, मैं दावा इस्तकरार हक दायर करूँगा, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जो है वो सिविल में ये होने वाला दावा है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। डेथ सर्टिफिकेट मेरे वालिद का, वालदा का, चाचा ताया का, दादा दादी का मैं 2-3 मंथ के अंदर नहीं बनवा सका। यूनियन काउंसिल के अगेंस्ट दावा दायर करूँगा, तो दावा इस्तकरार हक दायर करूँगा कि वो मुझे डेथ सर्टिफिकेट जारी करें, ठीक हो गया। इसके अलावा बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो दावा इस्तकरार हक दायर होता है। वरासती प्रॉपर्टी है, उसका जो है इंतकाल करवाने के लिए दावा इस्तकरार हक दायर होगा, ठीक है। म्यूटेशन को चैलेंज करना है, उसके लिए दावा इस्तकरार हक दायर होगा। कोई रॉन्ग एंट्री है, उसको ठीक करवाना है, प्रॉपर्टी में फर्जमबंदी में रॉन्ग एंट्री होगी या कोई नेम गलत लिखा गया, उसकी करेक्शन के लिए दावा इस्तकरार हक जो है वो दायर किया जाएगा, ठीक है। तो अब दावा इस्तकरार हक की जो है वो मुद्दत जो है वो कितनी है, कितनी देर में लिमिटेशन में इसमें दायर किया जा सकता है। इसमें लिमिटेशन एक्ट जो है उसमें जो आर्टिकल हैं उसके मुताबिक ये 3 साल इसकी मुद्दत है। इसके अलावा होल्ड भी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट PRD 2009 पेज है 41, यहाँ पर होल्ड किया गया कि दावा इस्तकरार हक जो है वो 3 साल के अंदर अंदर सेक्शन 48 जो है वो स्पेसिफिक डिफेक्ट के तहत जो है वो दायर करना है। राइट ऑफ को शेयर interested in each and every inch of joint property
No joint owner can change its character without first having joined the property partition and could not be permitted alter the character of property without consulting the other. यहाँ पे भी दावा इस्तक़रारी हक़ जो है वो जॉइंट प्रॉपर्टी में भी दावा इस्तक़रारी हक़ जो है वो दायर होगा। जॉइंट केवट में 2009 YLR पेज नंबर है 2454 पर जो है वो दायर किया गया। बेनामी ट्रांजैक्शन के दावों में भी दावा इस्तक़रारी हक़ के साथ ही टाइटल आता है। ठीक है जी। म्यूटेशन जो है विदाउट कंसिड्रेशन, इसकी जो है वो वर्थ कोई नहीं है। ये होल्ड किया गया PLD 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 41 पर ही, और ये भी दावा इस्तक़रारी हक़ के थ्रू जो है वो हो सकता है। एग्रीमेंट टू सेल के साथ वैसे तो दावा तमील मुख्तस बनता है, लेकिन उसमें भी साथ में दावा इस्तक़रारी हक़ जो है वो किया जा सकता है, बट मेयर एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी राइट, ये भी याद रखिएगा। सूट फॉर इंजंक्शन जो है उसके साथ दावा इस्तक़रारी हक़ जो है वो किया जा सकता है। कोर्ट फीस जो है इसके ऊपर एड वोलरम जो है वो एड वेलरम या एड वोलरम भी बोला जाता है, वो जो है वो लगती है। ये 2009 MLD पेज नंबर 300 पर जो है वो इसको होल्ड किया गया। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके अलावा जॉइंट पोजेशन अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें भी जो वो दावा इस्तक़रारी हक़ किया जा सकता है। गिफ्ट के मामला पे भी दावा इस्तक़रारी हक़ दायर किया जाता है। एक्सचेंज प्रॉपर्टी के मामला में भी दावा इस्तक़रारी हक़ दायर किया जाता है। लोकस स्टैंडाई का इसमें ज़िक्र आएगा, एक्सचेंज प्रॉपर्टी का जिक्र आएगा। ये थारोली इसको स्टडी कर सकते हैं, हर चीज़ का इसमें मौजूद है। ये भी मैं साइटेशन बता रहा हूँ। PLJ 2008 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 149। ठीक है जी। रेक्टिफिकेशन करवानी है उसके लिए भी कर सकते हैं। लीगल हेयर डिक्लेयर करवाने हैं उसके लिए भी दावा इस्तक़रारी हक़ जो है वो दायर किया जा सकता है। सूट फॉर डेक्लरेशन, डैमेजेस रिकवरी ऑफ अमाउंट जो है इसके लिए भी दावा जो है वो दायर किया जा सकता है। अमाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स बट फेल्ड टू डिलीवर द सेम, द प्लेंटिफ ड्यू टू द फेलियर ऑफ डिफेंडेंट टू सप्लाई कंप्यूटर हैड टू पे द स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ मुदरबा कंपनी टू सेटल द डिस्प्यूट। ये होल्ड किया गया PLJ 2007 कराची है 394 पेज नंबर के ऊपर। ठीक है जी। डेक्लरेटरी सूट ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट इश्यूज हैड ऑलरेडी बीन फ्रेम्ड which had to be decided after recording pro and contra evidence. Dispute of question of facts were involved in similar prayer had already been turned down। PLJ 2008 पेशावर पेज नंबर है 193। इसके अलावा टाइटल के मामलात में, प्रॉपर्टी के टाइटल के मामलात में दावा इस्तक़रारी हक़ दायर किया जाता है। इसमें ये थारोली एक्सप्लेन किया गया है 2010 SCMR पेज नंबर है 171 पर। ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये ख़त्म ही नहीं हो सकता। दावा इस्तक़रारी हक़ बड़ा वाइड टॉपिक है। ठीक है जी। ये बहुत सारे बेशुमार दावाजात जो हैं उसके लिए सिविल में जो है वो ये टाइटल जो है वो यूज़ किया जाता है, डेक्लरेटरी सूट का। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो कुछ ना कुछ समझ आई होगी या फाका हुआ होगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के बेशुमार लेक्चर्स जो हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं। बकिया लेक्चर्स भी इसके कुछ दिनों तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको QSO के लेक्चर्स मिलेंगे, फैमिली केसेस के लेक्चर्स मिलेंगे, और इसके अलावा आपको PPC के CRPC के लेक्चर जो है वो मिलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश है कि मैं सारे लेक्चर जो है वो यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, बाकी दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि सबका जो है भला हो सके। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, सजेशंस दें, कमेंट्स करें, रिप्लाई करूँगा। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फैसलाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। कोई बात पूछना चाहें व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वैसे भी मैसेज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद आप कॉल कर सकते हैं। कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे। केस कंसल्ट करना हो ऑफिस में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।